हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक रिविजनरी वीडियो। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत शॉर्ट क्लिप 15 मिनट का 20 मिनट का पूरे सब्जेक्ट का पूरे अकाउंटेंसी का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो क्लिप शॉर्ट हो, समराइज हो और बिल्कुल टू द पॉइंट हो, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ, बट थोड़ा जल्दी फास्ट। तो आप इसको फास्ट ट्रैक क्लास समझ सकते हैं। ये वीडियो एक वीडियो 15 मिनट से 20 मिनट तक का रहेगा मैक्सिमम। एग्जाम से पहले आप इसको आराम से एक बार देख लीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सब इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है, ये हमारा पहला वीडियो है। इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का। बोर्ड एग्जाम में इसका जो वेटेज होगा वो होगा 6 to 8 मार्क्स का। आप मान के चलो अराउंड 8 मार्क्स इससे कवर होगा। ठीक है, तो आज पहला क्लास है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि आप इसके बारे में पता चले ये चैप्टर है क्या। वैसे तो ये चैप्टर आप लोगों ने पार्टनरशिप ज्यादा बेहतर तरीके से थ्योरी में पढ़ा होगा 11th क्लास के BST में। तो यहाँ पे हम लोग पूरा पार्टनरशिप का थ्योरी नहीं कवर करेंगे, पूरा पार्टनरशिप एक्ट नहीं कवर करने जा रहे हैं, बट वो सब पॉइंट ही या वो सब पॉइंट ही आज हम लोग टच करेंगे जो हमारे अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम लोग, जो कभी पूछा गया है। और वैसे भी आप लोग को मालूम है MCQ आएगा एग्जाम में, तो कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते, तो सबके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। चलिए पहला हम लोग पॉइंट लेते हैं, इसका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। ये मीनिंग दिया गया है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, उसमें ये मीनिंग डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। तो पहले देखते हैं लॉ क्या कहता है। तो लॉ सेज दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द टर्म पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन two or more persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। इन सारे पॉइंट्स का अपना एक मतलब है, जो आपको एसेंशियल एलिमेंट्स में कह सकते हो, उन सब में मिल जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं, तो आपको मैं यहीं पे समझा दूं उसका मतलब क्या है। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। पार्टनरशिप में कैसे पार्टनरशिप फॉर्म होता है, तो कहता है ये रिलेशन है। रिलेशन होना चाहिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। बट यहाँ पे लॉ यूज किया है वर्ड पर्सन, इंडिविजुअल यूज नहीं किया। तो ध्यान दीजिएगा, पर्सन का मतलब बोथ नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो गया। पहला, कम से कम 2 लोग चाहिए या उससे ज्यादा। इंडिविजुअल होना कोई जरूरी नहीं है, 2 कंपनी के बीच में ही पार्टनरशिप हो सकता है, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी के बीच में पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, पर्सन कोई भी हो सकता है, नेचुरल आर्टिफिशियल कोई भी, दोनों अलाउड है लॉ में। ठीक है, आगे बोला है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। मतलब लॉ मेकर ने कहा है कि मेन लड़ाई होता है प्रॉफिट को लेकर, लॉस को लेकर कोई नहीं लड़ता है कि ये लॉस हम लेंगे तुम नहीं लोगे। लोग लड़ते हैं प्रॉफिट को लेकर, इसलिए लॉ मेकर ने अपने डेफिनेशन में लॉस का जिक्र नहीं किया है, प्रॉफिट का जिक्र किया है। बट लॉस में भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा आप क्लॉज नहीं डाल सकते हो पार्टनरशिप डीड में कि सारा प्रॉफिट मेरा तुम्हारा कुछ नहीं, ऐसा क्लॉज नहीं बन सकता। आपको प्रॉफिट या लॉस को शेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस वर्ड यूज करने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप एक्ट साफ साफ कह रहा है कि पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्पस। मतलब सोशल सर्विसेज के लिए आप पार्टनरशिप नहीं बना सकते। आपको बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप बनाना है, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए नहीं। उसके लिए पार्टनरशिप बनाने की इजाजत नहीं है। नेक्स्ट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये लॉ मेकर यहाँ पे फ्रीडम दिया है आपको कि पूरा पार्टनरशिप बिजनेस या तो सब लोग मिलकर चला सकते हैं, या कोई एक भी चाहे तो सबके बदले में चला सकता है, उससे लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
मतलब कोई एक भी सबके बिहाफ में काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो हम यहाँ पे समझा देना चाह रहे हैं, आपको बुक में मिल जाएगा, यहाँ हम लोगों ने उसको नोट नहीं किया है। एक पॉइंट निकल के आता है म्यूचुअल एजेंसी का। ठीक है, समझ लो म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है, क्योंकि मे बी एमसीक्यू में पूछ दे तो आपको म्यूचुअल एजेंसी का मतलब समझ में आना चाहिए। बाकी सारे पॉइंट्स तो बहुत इजी हैं, यही एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है पार्टनरशिप, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। मतलब अगर एक पार्टनर मार्केट में जाकर कोई फ्रॉड करेगा बिजनेस के नाम पे, ठीक है, मतलब किसी से उधार में पैसा उठा लिया या उधार में सामान ले लिया और बिना चुकाए भाग गया मार्केट से, तो बाकी पार्टनर भी उतने ही लायबल होंगे जितना कि वो। ठीक है, मतलब कि अगर आपका पार्टनर बाहर जाकर कोई अच्छा काम करता है तो उसका क्रेडिट आपको भी मिलेगा जितना उसको मिलेगा, अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी भरपाई आपको भी उतना ही करना पड़ेगा जितना कि उसको करना पड़ेगा। आप उसमें डिनाई नहीं कर सकते कि वो किया था, हमको तो उसका जानकारी नहीं था, आप बच नहीं सकते हो। तो ये ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में एक ये बहुत बड़ा डिमेरिट होता है यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का परेशानी है, मतलब एक पार्टनर अपने एक्ट के द्वारा दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है और दूसरा पार्टनर अपने एक्ट के द्वारा बाकी पार्टनर्स को। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका लिमिटेशन है, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये भी आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप पहले तो आप पढ़े हो, अब हम उसको एक बार रिमाइंड करा दें। पार्टनरशिप बिजनेस में लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। मतलब अगर बिजनेस में लॉस इतना ज्यादा हो गया कि बिजनेस के एसेट से एक्सीड कर जाएगा तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर लिया जाएगा। मतलब कि आपका पर्सनल घर संपत्ति जो आपके नाम पर है, जो बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, उसको भी बेचा जा सकता है बिजनेस का कर्ज चुकाने के लिए। बट पहले बिजनेस के एसेट्स को बेचा जाएगा, उससे कम पड़ेगा तो आपके घर को कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना बेसिक थ्योरी आपको याद रखना है, दिमाग में रखना, ये हमारे काम का हो सकता है, एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, नेक्स्ट कभी कभी पूछ देता है नंबर ऑफ पार्टनर को लेकर। तो आपको ये ध्यान रखना है पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम पार्टनर कितना होता है, 2। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है, तो पहले के लॉ में 10 और 20 का प्रोविजन हुआ करता था, बट पार्टनरशिप एक्ट ऐसा कुछ नहीं बोलता कि मैक्सिमम कितना होगा। बट ये जो नया कंपनीज एक्ट आया है 2013 में, वो कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर होगा 50। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना है, तो आप एज पर कंपनीज एक्ट वाला आंसर दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकता है 50। ठीक है, नेक्स्ट एक थ्योरी का पॉइंट है पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड क्या है, तो देखो पार्टनरशिप जो रिलेशन फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड डीड। वही एग्रीमेंट को डीड कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो डीड बनता है पार्टनरशिप डीड, ये बेसिकली होता क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा, बट रफली आप समझ लो पार्टनरशिप डीड का मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारी बातें क्लियर होंगी, कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना लॉस बियर करेगा, कौन कितना कैपिटल लाएगा, किसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या किसका एड्रेस है, हम लोग किस तरह का बिजनेस कर, मतलब सब कुछ A to Z उस डीड में मेंशन होता है। और हम लोग को पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास जाकर इसी डीड को रजिस्टर करना पड़ता है। तो डीड का मतलब हो गया एक तरह समझ लो कि पार्टनरशिप का पूरा डिटेल। ठीक है, वही डीड होता है। अब लॉ में डीड कहा गया है कि ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं बोला गया कि डीड रिटन ही होगा। डीड ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट हाँ ऑब्वियसली ओरल डीड को प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है, सामने वाला बात से मुकर गया तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो डीड रिटन होना ज्यादा बेहतर है। बट लॉ में दोनों अलाउड है, ओरल भी रिटन भी। तो याद रखिएगा पार्टनरशिप डीड कैन बी बोथ ओरल और रिटन, दोनों अलाउड है। दूसरी बात, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जैसे कंपनी फॉर्म करने के लिए हम लोग को कंपनी का आर्टिकल मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, उसका आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, नेम लेना पड़ता है, वो सब फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, कंपलसरी है, बिना उसके आप कंपनी फॉर्म ही नहीं कर पाओगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप पार्टनरशिप फॉर्म कर लो, रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ आपकी मर्जी, दोनों ही अलाउड है। बट
लॉ साथ में ये भी करता है कि अगर अनरजिस्टर्ड फॉर्म है तो उसके इतने बहुत सारे डिमेरिट हैं, मतलब लॉ के नज़र में उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। ठीक है, आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते हो, किसी से क्लेम नहीं कर सकते, मतलब कोई राइट आपको देगा ही नहीं। तो याद रखना है, रजिस्ट्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं होता है, बट रजिस्ट्रेशन कराने के बहुत फायदे हैं। मतलब इनडायरेक्टली लॉ कहता है कि अगर आपको मार्केट में लीगली स्टैंड करना है स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, बट कहीं भी लॉ में स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो ये याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी पार्टनरशिप डीड का। ठीक है, तो ये तो हो गया मोटा मोटी पॉइंट जहां से आता है क्वेश्चन, कभी कभी मे भी आ जाए, हालांकि चांसेस कम है। एक्चुअल जो पार्ट जहां से आपका मेन न्यूमेरिकल्स रिलेटेड होगा जिस थ्योरी से, वो यहां से स्टार्ट होगा, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज पहला क्लास है तो हम लोग ओवरऑल थ्योरी और क्या क्या कवर करेंगे इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है 4th नंबर जो हम यहाँ पे डाले हैं, वो है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड क्या है, एग्रीमेंट है। जब दो पार्टनर मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं तो फ्यूचर में कोई क्लैशेज ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इन लोग आपस में कुछ एग्रीमेंट बनाता है, ये तय करता है कौन कितना प्रॉफिट लेगा। अब मान लो कल को लड़ाई झगड़ा हुआ तो भाई जो एग्रीमेंट है वो निकालो और उसके अकॉर्डिंग फैसला हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए एग्रीमेंट है ही नहीं, या किसी पॉइंट पे लड़ाई हुआ और उस चीज के ऊपर एग्रीमेंट में कुछ नहीं मेंशन है, तब क्या करेंगे, प्रॉब्लम वहां आ जाता है। तो यहां पे वही है कि अगर आपके पास डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या किसी पॉइंट पे डीड साइलेंट है, वो पॉइंट उसमें मेंशन नहीं है, उस केस में क्या करोगे, तो कहता है उस केस में पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और पार्टनरशिप एक्ट ये कुछ 4-5 पॉइंट बताया है कि अगर डीड नहीं है तो ये 4-5 पॉइंट एप्लीकेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग सारे फैसले होंगे। पहला पॉइंट क्या है आपको याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो सारे पार्टनर्स में इक्वली बराबर बराबर बटेगा, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है और कुछ नहीं बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आगे कैसे बटेगा, तो आप कैसे बांटिएगा, इक्वली। ठीक है, और ऐसा मिलेगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अब जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई ज्यादा कोई कम। ठीक है, तो जो ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है वो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, तो उनको सही प्रॉफिट मिले इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ताकि ज्यादा कैपिटल वाले को फायदा मिले, कम कैपिटल वाले को थोड़ा नुकसान हो। तो अगर डीड एब्सेंट है या डीड में मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि कितना इंटरेस्ट देना है कितना नहीं देना है, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि किसी को भी चाहे कितना भी कैपिटल क्यों ना कंट्रीब्यूट करो, किसी भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर। तो ये याद रखना है, डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग्स करता है, तो उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, वो लेती है। ठीक है, अगर डीड साइलेंट है तो यहाँ पे आप मतलब पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकती है, ना तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, इग्नोर कर देंगे साफ इसको। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर होता है, आप लोग पढ़े होंगे एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, बहुत तरह का पार्टनर है। तो एक्टिव पार्टनर अपने काम करने के बदले में ना सैलरी लेता है एनुअल या मंथली के हिसाब से। अगर डीड सैलरी के बारे में कुछ बोला तो ठीक है, नहीं बोला है तो किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। या कभी कभी पार्टनर किसी काम के लिए कमीशन चार्ज करता है तो बोलता है कमीशन, सैलरी, कुछ भी, कोई भी ऐसा रेम्युनरेशन जो पार्टनर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा अगर डीड में मेंशन नहीं है। तो आप चाहे कितना भी काम किए हो बिजनेस के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सैलरी चाहिए था पहले ये बात डीड में आपको लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि अगर डीड में कुछ नहीं है तो ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन, ना ही इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो पहले ही हम लोग कर लिए। तो क्या मिलेगा, तो बोलता है बस एक चीज मिलेगा, अगर डीड नहीं भी है तो भी एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा,
अगर कोई पार्टनर, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, कई बार आया है एमसीक्यू में, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उन पार्टनर को, और वो इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा, तो बोलता है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम। कभी कभी ये भी पूछा कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड या सिंपल, सीए वगैरह पूछता है, आपको ध्यान रखना 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, और वो भी सिंपल मिलता है। किस चीज के ऊपर, जो लोन है, लोन के अमाउंट के ऊपर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा 6% इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर्स को, लोन जो देता है उसके ऊपर, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा कुछ थ्योरी के पॉइंट है, जैसे किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो सबके कंसेंट से एडमिट कर सकते हैं, माइनर को एडमिट करना है कि नहीं वो भी आप कर सकते हैं, बट सिर्फ बेनिफिशियल्स के लिए, लायबिलिटी के लिए नहीं। ये सब थ्योरी का पार्ट है, ये सब अकाउंट से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर बुक में आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट हमारे पर्पस के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद आगे क्या करेंगे, ये मैं आपको यहाँ डिस्कस कर लूँ, उसके अकॉर्डिंग अगले वीडियो में आपको मिलेगा। अब इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे बुक है वैसा नहीं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे छोटा है और सबसे बेसिक। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, इसका फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक मिलेगा, टाइप्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कवर कर लेंगे, फिर हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसका भी टेबल बना के फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ये 2 टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे सैलरी या कमीशन, ये क्या होता है, मेनली कमीशन के बारे में बात करना हम लोग को, वही बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन जो आप 11th में पढ़े थे, थोड़ा सा उसके बारे में बात करना है। सैलरी तो सिंपल है, वो तो दिया रहेगा, उसको पुट करना होता है। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, इसके बारे में बात करेंगे। इतना टॉपिक जब हो जाएगा तो हम लोग एंटर करेंगे अपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले एडजस्टमेंट पे, क्योंकि वही मेन है कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है वो बात करेंगे। मैंने ये कंटेंट पहले बता करा दिया, क्योंकि इन सब का इस्तेमाल पीएल एप्रोप्रिएशन में होगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, वो सब हम यहाँ कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरिया से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जैसा चांसेस है। यहाँ तक कवर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट जब इनसफिशिएंट होता है तो उस केस में क्या करते हैं, उसका भी कुछ कुछ स्मॉल में आपको मतलब समराइज में, शॉर्ट में उस पॉइंट को नोट करा देंगे कि जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो एप्रोप्रिएशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सब चीज जहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट ये कवर हो गया, तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मेन बचेगा, मेजर टॉपिक, छोटे मोटे तो बचेंगे ही, बट मेजर टॉपिक 2 बच जाएगा। एक पास्ट एडजस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में, पास्ट एडजस्टमेंट, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा। और गारंटी, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस यही बेसिक इंट्रोडक्शन, इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे वीडियो बनाने में थोड़ा इजी हो मेरे लिए। और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे अपना मेन न्यूमेरिकल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। ओके, थैंक यू।